चलो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, मतलब जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस, ये हर बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और मेरे पूरा डिस्कस करने के बाद भी एक बार खुद भी गो थ्रू करना पूरा, ताकि अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो तुम्हें वहां पे समझ में आए कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब तुम्हें पता रहना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फॉर्म फिलअप करने में ना एकदम ऐसे हड़बड़ी नहीं मचानी है कि आज फॉर्म आ गया है तो हम आज ही भर दें, कल आ गया था तो हम कल ही भर दें, ऐसा नहीं है। अपने पास है, सफिशिएंट टाइम है। ये भी मत करना कि लास्ट डेट के लिए बैठे रहो, और ये भी मत करना कि आज ही भर दो। 2-3 दिन का आराम से टाइम लो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, उसके अलावा सारी चीजें समझो। यार बाकी ऑनलाइन में सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। तो जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, अपनी तरफ से भी इसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर ठीक से फॉर्म फिलअप करना शुरू करना। ठीक है, पहले जो प्रोस्पेक्टस आता था और अभी जो लास्ट ईयर और इस बार जो प्रोस्पेक्टस है उनमें काफी डिफरेंस है। लास्ट ईयर वाले प्रोस्पेक्टस जैसा ये प्रोस्पेक्टस है, और काफी चेंजेस उन्होंने कर रखे हैं, इसलिए ठीक से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे अपने पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। तभी मैंने बोला ना, फीस स्ट्रक्चर और ये सब बहुत कुछ है, कि रिजर्वेशन के लोगों के वो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी हैं। देखो, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना, कि अगर आप SC ST या OBC के लगा रहे हो, ये वाले फॉर्मेट में बनवाना अपना सर्टिफिकेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी चीजें ध्यान से पढ़ दें, सब कुछ A to Z सब कुछ है इसमें। ठीक है, अब देखो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पेज पे हमें ये बता दिया कि कौन से 6 कैंपस है IMU के। कौन से हैं? चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई पोर्ट, नवी मुंबई एंड विशाखापट्टनम। ये 6 कैंपस हैं IMU के। इन 6 कैंपस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जो आगे ये एक्सप्लेन भी करेंगे। मैंने पूरा एक बार देख लिया है, आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, वो भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो, ये 6 कैंपसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ये तो लगभग सभी को पता है कि IMU जो है, IMU CT कंडक्ट कराता है, और ये प्रोग्राम होता है DG का सर्कुलर है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हर जगह ये बताते रहते हैं। हमारे मतलब की चीजें कहां से आएंगी, एडमिशन प्रोसेस से आएंगी। अब देखो ये है एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या करना है, सबमिशन ऑफ IMU CT एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, यानी कि IMU CT की जो वेबसाइट है उस पे जाओ, और वहां पे जाकर के आपको क्या करना है, IMU CT का फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या होगी, IMU CT के लिए अपीयर करना है। इस बार मई एंडिंग में ही IMU CT का एग्जाम हो रहा है। 2-3 साल पहले भी इन्होंने एक बार रखा था, लेकिन बाद में उसको आगे शिफ्ट कर दिया था जून में। तो मतलब मुझे अगर पूछोगे तो मैं यही चाहूंगा कि जून में ही शिफ्ट हो जाए, ज्यादा अच्छा है। 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो अपने पास समय कम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई के ऊपर ही लगाना है और किसी के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं किया जा सकता, आराम से सब कुछ किया जा सकता है, बहुत आराम से, अगर हम प्लानिंग करके जाएंगे। जल्दी जल्दी आते जाओ। तो इस बार मई एंडिंग में है एग्जाम। फिर उसके बाद क्या होगा, IMU का जब रिजल्ट आएगा, फिर IMU अपना एक रैंक सर्टिफिकेट निकालेगा। रैंक सर्टिफिकेट निकलने के बाद आपके पास ये 3 प्रोसेस है। पहला, अगर आपको IMU कैंपस में एडमिशन चाहिए, IMU कैंपस में एडमिशन मतलब जो BSc BTech DNS के एडमिशन होते हैं, अगर आपको IMU कैंपस में चाहिए तो वहां पे क्या होता है, आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करोगे। जैसे नॉर्मल काउंसलिंग होती है ना, JEE वेई की काउंसलिंग होती है, उसी तरीके की ये भी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। इसके ऊपर हम लोग एंड में एक वीडियो बनाएंगे, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे किया जाता है, बिल्कुल लास्ट में जाकर के, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब इनका पोर्टल ओपन होगा, तब इसके ऊपर पूरा मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो ऊपर 6 कैंपस बताए थे उनमें यहां पे होगा, और सीट अलॉटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा क्या है, एडमिशन इन एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ IMU। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो IMU से एफिलिएटेड है, उसकी अपनी एक लिस्ट है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, तोलानी हो गया, सब IMU से एफिलिएटेड है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ IMU में डायरेक्टली अप्रोच द कॉलेज ऑफ देयर चॉइस। मतलब यहां कोई काउंसलिंग का पंगा नहीं है, आप सीधा सीधा कॉलेज को डायरेक्टली अप्रोच करोगे, और उसके बाद फिर आपका CET की रैंक जो है और जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन देंगे। तीसरा क्या है, एडमिशन इन DGS अप्रूव्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं, सारे कॉलेजेस DGS अप्रूव्ड तो है ही है, लेकिन उनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो IMU अप्रूव्ड है और कुछ IMU अप्रूव्ड नहीं है। जैसे गणपत यूनिवर्सिटी वाला जो कॉलेज है वो DG शिपिंग अप्रूव्ड है, IMU अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तोलानी पहले अपने आप में यूनिवर्सिटी होता था, बिट से मिलती थी उसकी डिग्री, लेकिन अब वो IMU से अप्रूव्ड है।
और डीजीएस तो है ही है, सारे के सारे डीजीएस अप्रूव तो है ही है, तो सबसे पहला स्टेटस डीजीएस अप्रूवल का चेक करना होता है। तो इस तरीके से अब जैसे अपना वो एक पुणे वाला कॉलेज भी है ना, नहीं मैनेट या एमिट हो गया, एमिट भी ले सकते हो। अब एमिट जो है ये आईएमयू अप्रूव नहीं है, बल्कि क्या है, डीजीएस अप्रूव्ड है। तो उसमें भी जाना होगा तो डायरेक्टली आपको वहीं पे ही बात करनी होगी, यहां पे भी कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको सीट एलोकेट हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी सब फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कोई कॉलेज मिल गया, हम उसको छोड़ के सेकंड काउंसलिंग में मतलब नहीं कर सकते। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अपनी चॉइस इस तरीके से डालनी है, अपनी चॉइस इस तरीके से डालनी है कि जो बेस्ट कॉलेज है आपको चाहिए वो डालो फर्स्ट काउंसलिंग में। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही कोई कॉलेज मिल गया फिर आप सेकंड में नहीं जा सकते। सेकंड में आप तब जा पाओगे जब आपको फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिल पाया तो आप सेकंड में जाओगे, सेकंड में नहीं मिल पाया तो थर्ड में जाओगे, थर्ड में नहीं मिल पाया तो स्पॉट काउंसलिंग पे जाओगे। समझ में आ गया? यस सर। सर डीएनएस के लिए भी आप बोले हैं, उसके लिए भी होता है क्या काउंसलिंग? हाँ बिल्कुल होता है यार, लेकिन अगर मुझे पूछोगे तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि डीएनएस के कॉलेज, डीएनएस के लिए विदाउट स्पॉन्सरशिप आईएमयू के कैंपस में मत घुसना। अगर जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले या पिछले से उससे एक साल पहले भी वो देवांग वाले बैच में खुद कंपनी ने बोल दिया, सिनर्जी ने बोल दिया कि एक काम करो आईएमयू की काउंसलिंग के लिए डाल दो, तुम्हारा सिलेक्शन मैंने ले लिया और तुम आईएमयू कैंपस में डाल दो। तो उन बच्चों ने आईएमयू कैंपस में काउंसलिंग के लिए डाल दिया। लेकिन अगर मान लो आपने आईएमयू में डीएनएस के लिए डाल दिया ये सोच करके कह रहे ये तो आईएमयू का कैंपस है, गवर्नमेंट वाला है, यहां तो कंपनी आएगी हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। विदाउट स्पॉन्सरशिप नहीं जाना है किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएमयू कैंपस में जाने के बाद प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, फिर आप भटकते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा। बस इतना हो सकता है कि 5-6 लाख तुम और खराब कर दो एजेंट्स के चक्कर में जाकर के। इसलिए मेरा कहना यह है, ये मेरा सजेशन है कि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप किसी भी कैंपस में मत जाना। ठीक है? डीएनएस के लिए? हाँ डीएनएस के लिए, बीएससी बीटेक के लिए जा सकते हो सर हाँ अगर बीएससी के लिए भी बाद में प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो उसके लिए बाद भी भटकना पड़ेगा तब तो? हाँ बिल्कुल भटकना पड़ेगा, वो तो आप अपने रिस्क पे जाओगे ना यार। बीएससी बीटेक के लिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आपको बीएससी के प्लेसमेंट चेक करने हो, देखो डीजी शिपिंग पे जाओ, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो यूट्यूब पे पड़ा है कि प्लेसमेंट कैसे चेक किया जाता है। 2 वीडियोस बना रखे हैं बल्कि मैंने। तुम अगर ये भी डालोगे ना यूट्यूब पे कि हाउ टू चेक प्लेसमेंट, साइड में डाल देना लाइफ एक्स, तो तुम्हें अपने वीडियो मिल जाएगा कि प्लेसमेंट डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे सभी कॉलेज अपने यहाँ का प्लेसमेंट डालते हैं कि हमारे यहाँ इतना प्लेसमेंट हुआ है। तो वो प्लेसमेंट चेक करके ही जाकर जाना, ऐसे नहीं पहुंच जाना कि ये आईएमयू कैंपस है तो चलो हमें तो प्लेसमेंट पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आंखें बंद करके नहीं जाना है वहां पे। आप हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट, अभी का प्लेसमेंट, आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनके साथ में डिस्कशन करके तब जाना वहां पे। ठीक है, अब आगे आते हैं यार। अब यहां पे क्या है, प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट इंडियन, मतलब आईएमयू में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उन्होंने वो बता दिया है। तो नेवल आर्किटेक्चर का है, नॉटिकल साइंसेस में डीएनएस है, बीएससी है, ये सारे के सारे प्रोग्राम उन्होंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो खैर हमें पहले से भी पता होते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग एक बार ये गो थ्रू कर लेना अपने प्रोग्राम्स। हम लोग जनरली किसके लिए काम कर रहे होते हैं, डीएनएस, बीएससी या बीटेक के लिए। ठीक है, अब प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईएमयू। कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो आईएमयू से एफिलिएटेड है, देखो उनकी पूरी एक लिस्ट है। एंग्लो ईस्टर्न, सीएमसी, कॉलेज ऑफ शिप, डॉक्टर अंबेडकर, बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट है। क्या इन सब का प्लेसमेंट 100% है? हम नहीं कह सकते। हमें कहां पे चेक करना पड़ेगा, वहीं पे जाकर के चेक करना पड़ेगा। और अगर किसी कॉलेज ने अपलोड नहीं कर रखा है वहां पे, तब तो वैसे ही रेड फ्लैग है। अगर कोई कॉलेज अपना प्लेसमेंट ही अपलोड नहीं कर रहा है जाकर के डीजीएस पे, ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जैसे एंग्लो ईस्टर्न के बारे में लगभग सभी को पता है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, हम तो आंख बंद करके चले जाते हैं क्योंकि पता है कि प्लेसमेंट है। तो ये वो वाले कॉलेजेस की लिस्ट है, इसमें ग्रेट ईस्टर्न भी आता है, HIMT भी आता है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, तो ये तुम एक बार देख लेना। लेकिन आईएमयू से एफिलिएटेड है इसका मतलब 100% प्लेसमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं। हाँ, स्पॉन्सरशिप के बाद, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्पॉन्सर्ड होकर के जाओ अगर कहीं जा रहे हो। जनरली हम लोग डीएनएस, बीएससी और बीटेक में से डीएनएस क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिल गई, मतलब जॉब श्योरिटी मिल गई है। अब वो कंपनी आपको बोल रही है कि भाई तुम आईएमयू कैंपस से कर लो या तोलानी से कर लो या टीएस रहमान से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करोगे जॉब तो मिलनी ही मिलनी है।
अब बीएससी में क्या रिस्क होता है कि बीएससी में जब हम जाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, 3 साल का कोर्स है, उसी 3 साल के मतलब पहले साल में बहुत कम ही कंपनी आती है, दूसरे तीसरे में ही आती है जनरली कंपनी, तो हमें प्लेसमेंट मिलेगी। अगर बाई चांस ना मिली तो हम क्या करेंगे, 3 साल भी गए, पैसा भी गया, या भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ये सब चीजें होती है ना। इसीलिए तो बीएससी थोड़ा रिस्की होता है। तो मैं बीएससी के लिए जनरली अगर मुझे प्रेफर करना होता है तो मैं बोल देता हूँ कि या तो एमिट में मस्क के थ्रू चले जाओ, मस्क ने स्पॉन्सरशिप दे दी है, या तोलानी में चले जाओ, वहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, या गणपति यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो ऐसी जगह पे जाने के लिए इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ। अब कई बच्चे बोलते हैं कि हम आईएमयू में चले जाएं, तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन वहां का पहले प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो। अगर वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको ठीक दिख रहा है, करंट सिचुएशन ठीक दिख रही है, तो आप वहां भी जा सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो एक चीज और है, फॉर एडमिशन टू डीजीएस अप्रूव्ड प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं इन एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो भी आईएमयू नॉन एफिलिएटेड भी है, जैसे गणपति यूनिवर्सिटी भी जाना है, एमएड में जाना है, या मैनेट में जाना है, उन सब के लिए भी आईएमयू सीटी की रैंक कंपलसरी है। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर बिना आईएमयू सीटी दिए कोई जुगाड़ लग सकता है क्या कि हम कहीं से कहीं पहुंच जाए? अब ये कंपलसरी हो गया, पहले जुगाड़ लग जाते थे, अब नहीं लगते हैं। अब आप सीधे सीधे क्या करोगे, आईएमयू सीटी की रैंक आपको लानी ही लानी है, उसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है। आफ्टर सिक्योरिंग आईएमयू सीटी रैंक, कैंडिडेट नीड टू अप्रोच एफिलिएटेड नॉन, ठीक है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये भी हम पूरी बात कर चुके हैं। द टोटल लिस्ट ऑफ डीजीएस अप्रूव्ड एमटीआई, उसके लिए ये वाला लिंक है, ब्रोशर, ये प्रोस्पेक्टस आप जब डालोगे इस लिंक पे क्लिक करना, सारे के सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अभी कल परसों जब हम लोग मैच खेलने गए थे, उसी दिन एक बच्चे का फोन आ रहा था मेरे पास कि सर मुझे यहाँ जयपुर से कॉल आया है और मेरा रिटर्न एग्जाम तो हो गया है और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। और मैं पूछ रहा हूँ कहाँ, किससे, कौन से कोर्स के लिए, उसको कुछ नहीं पता। तो मैंने बोला कि कौन सा कॉलेज है, क्या है, कंपनी है? तो कह रहा सर वो तो मुझे नहीं पता, वो उन्होंने ये दिया था, उसने कुछ नाम वाम भी बताया। तो मैंने कहा कि यार पहले उसका, अगर कंपनी है तो आरपीएसएल नंबर पूछ। दो चीजें याद रखो, कंपनी अगर कोई रिक्रूट कर रही है उसका आरपीएसएल नंबर होता है, ठीक है, लाइसेंस नंबर होता है। आरपीएसएल नंबर मतलब ये लाइसेंस होता है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का, ठीक है, हर एक कंपनी के पास होता है, कंपनी को शो करना पड़ता है। और वो कंपनी उस लड़के को क्या बोल रही है कि ये तो प्राइवेट होता है, ये हम आपको नहीं बता सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आरपीएसएल नंबर सबको शो करना पड़ता है। ऐसे ही कॉलेज को अपना डीजीएस अप्रूवल चेक करवाना पड़ता है, अपना शो करना पड़ता है। जब सेवन आइलैंड ने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, डीजीएस अप्रूवल नहीं था, तो तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक बैच शिफ्ट कर दिया था आगे कि अभी हमारा कॉलेज अप्रूव नहीं है, आप नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लेना अगर कर सकते हो तो डीजीएस अप्रूव्ड की लिस्ट पूरी की पूरी आपको यहां पे मिल जाएगी, यहां से जाकर के आप कॉलेजेस चेक कर सकते हो अगर बाई चांस कोई फ्रॉड कर रहा हो तो, इन दैट केस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ठीक है, ये सब चीजें अपने मतलब की नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम और ये सब चीजें तो अपनी फैसिलिटीज बता रहे हैं। हाँ, अब देखो ये प्रोग्राम इन्होंने बता दिए कौन कौन से प्रोग्राम है, बीटेक है, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं, वैसे भी कितने तरीके के प्रोग्राम है ये सब हम देख चुके हैं। रिसर्च प्रोग्राम, हमारा तो मेन मतलब है डीएनएस बीएससी बीटेक, हम 3 के लिए ही काम कर रहे हैं। स्कूल ऑफ नॉटिकल स्टडीज, डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंसेस, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसी पे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, करियर, अब देखो इसमें क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या आप बन सकते हो वो उसने बता दिया है। एडमिशन टू बीएससी नॉटिकल साइंस and DNS will be conducted through IMUCT which is mandatory, मतलब IMUCT के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसी से ही जाना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब देखो ये एक एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा, एक एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देख लो। क्या बोल रहा है, 10+2 और इक्विवेलेंट। 10+2 और इक्विवेलेंट का मतलब बीएससी नहीं है। हाँ, बीएससी नॉटिकल साइंस की बात कर रहे हो, डीएनएस के लिए भी सेम ही होगा, लेकिन मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं। क्या बोल रहा है, 10+2 और इक्विवेलेंट, पीसीएम, सीधी सी बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों होने चाहिए, एवरेज मिनिमम 60% होना चाहिए, एंड मिनिमम 50% इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 10th और 12th, मतलब इंग्लिश में या तो 10th में या फिर 12th में 50% होना चाहिए, और पीसीएम का एवरेज कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, तो अभी गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, पता चला घर से भगा करके लेके किसी को शादी वादी कर ली, वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तू सुन ले ध्यान से।
IMUCT की एक वैलिड रैंक होनी चाहिए। समझ में आ गया इतना? एज क्राइटेरिया, मेल के लिए जनरल 25 साल है, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 25 साल है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 28 साल है, SC ST के लिए 30 साल है, ठीक है। फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी 27 साल तक है, 27 ईयर्स, ओबीसी के लिए 30 ईयर्स एंड SC ST के लिए 32 ईयर्स। The reference date for calculation of the age will be from the date of commencement of the academic session, मतलब 1 अगस्त 2025 के हिसाब से वो एज कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है? ठीक। और आज मैंने वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया भी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ बताओगे अपने आप एज कैलकुलेट करके तुम्हें बता देगा, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है? तो वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, इंग्लिश में 5% का रिलैक्सेशन है, यहां PCM में भी 5% का रिलैक्सेशन है, ये उन्होंने बता दिया। अच्छा आगे चलते हैं। मेडिकल, देखो मेडिकल के लिए क्या है मैं तुम्हें बताऊं, यहां पे तो जो फिजिकल फिटनेस लिखी है वो तो एक अलग बात है, आप सीधे सीधे इस पे क्लिक करना, यहां पे आपको सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, नहीं तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ही बना लेंगे पूरा का पूरा, जिस दिन देखना होगा, नहीं तो इस पे क्लिक करो सब मिल जाएगा। यहां तो बेसिक चीजें उसने लिख रखी हैं कि फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, आई साइट 6/6 होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इशिहारा टेस्ट जो होता है वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसने लिख रखी है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा सब लोग यहां पे क्लिक करके और अपना पूरा का पूरा मेडिकल स्टेटस चेक कर लेना। देन 1 ईयर DNS कोर्स के लिए, अब तुम देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे मोर और लेस सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें ज्यादा नहीं है। अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया DNS के लिए, देखो क्या कर दिया DNS के लिए, इन्होंने कर दिया 10+2 इक्विवेलेंट वाला तो था ही, या फिर थोड़ा सा चेंज क्या किया, BSc इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन 1 ऑफ द ईयर्स विद एन एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 55%, 55% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। जो BSc वाले बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं, या जिन्होंने BE BTech कर रखा है IIT से, NIT से या AICTE अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज से, वो भी आकर के DNS कर सकते हैं, लेकिन उनके फाइनल ईयर में 50% से कम नहीं होना चाहिए, उनका भी मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में वही कंडीशन है, 50% 10th और 12th में, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी मोर और लेस सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं मुझे तो बल्कि लग रहा है सारा का सारा सेम ही है, ठीक है। रिलैक्सेशन भी सेम ही है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसके सेम ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, ये एक्सप्लेन कर दिया, इन द सेम वे जब आप दूसरे कोर्सेज में जाओगे, क्योंकि इन्होंने अब सारे के सारे कोर्सेज के बारे में बता रखा है, तो जो अपने मतलब के कोर्सेज हैं उनके लिए मोर और लेस यही क्राइटेरिया चलता है। दूसरे भी है, जब जैसे ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स है, BTech MTech सब बता रहे हैं, इसके बाद ये भी बताएंगे पोस्ट ग्रेजुएट वाला, फिर ये बताएंगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है एडमिशन के लिए। भाई जब BTech में एडमिशन लेने वाले हो तो MUCT चाहिए ही चाहिए, अब उसका भी पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है। अगर ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा क्राइटेरिया मोर और लेस सेम ही है। फिर भी एक बार अपनी तरफ से इसको ध्यान से पढ़ लेना अगर कोई BTech में इंटरेस्टेड हो तो। अब ये जो है ना, ये इन्होंने सारे कोर्सेज के लिए सब बना रखा है, पूरा का पूरा सभी कोर्सेज के लिए बना रखा है। तो अब हम इस चीज को स्किप करेंगे और हम आगे जाएंगे यहां से। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड डॉक्टर फॉर इशूइंग द सर्टिफिकेट इज अवेलेबल। कौन कौन से डॉक्टर कौन कौन से शहर में कौन कौन से स्टेट में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहां पे पड़ी हुई है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। बाई चांस अगर कभी किसी को ये डाउट होता ना कि पता नहीं मैं फिजिकली फिट हूं कि नहीं हूं, या ये वाली चीज है मेरी, देखो ये उंगली में कट लग गया था, ये हाथ टेढ़ा है या हाथ टूट गया था, ठीक है, कुछ भी ऐसा लगता है तो यहाँ पे लिस्ट है, अपने घर के पास वाला डॉक्टर ढूंढो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर? ठीक है। देन एंट्रेंस टेस्ट, तो IMUCT का देखो एंट्रेंस टेस्ट, एक IMUCT का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है UG प्रोग्राम, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में क्या आ रहा है, BTech BSc DNS, इन तीन के लिए एक IMUCT होता है अलग, MTech प्रोग्राम के लिए दूसरा IMUCT होता है अलग, MBA प्रोग्राम के लिए तीसरा IMUCT होता है अलग। रैंक होल्डर्स फ्रॉम अबव 3 CETs कैन सीक एडमिशन टू रेस्पेक्टिव UG, जो भी कॉलेजेस है वहां पे जाकर के एडमिशन अपना ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक इंफॉर्मेशन और है, क्या है वो, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग एग्जाम कैन आल्सो सीक एडमिशन। अगर किसी ने गेट, CUET, PG वाला
पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाला, या पीजीसीईटी, ठीक है, ये क्लियर किया है। तो केवल पीजी प्रोग्राम के लिए, और क्या छोड़ करके, एमबीए छोड़ करके आप वहां पे जा सकते हो, लेकिन उसका कैंडिडेट का आईएमयूसीटी रैंक भी होना चाहिए। सॉरी, आईएमयूसीटी मान लो अगर नहीं दिया गया, ऐसे सोच के चलो कि अगर कोई, हालांकि अपने मतलब की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएट में जाना चाहता है, आईएमयूसीटी नहीं दिया लेकिन उसने ये सब एग्जाम दे रखे हैं, तो इनको भी वो कंसीडर कर देंगे, लेकिन प्रेफरेंस आईएमयूसीटी की रैंक को दी जाएगी पहले। समझ में आ गई बात? पहले इन्होंने ये वाला सेम चीज बीएससी डीएनएस के लिए भी किया था, लेकिन इस बार इन्होंने ये हटा दिया है, ठीक है, लास्ट ईयर था ऐसा। तो ये तो खैर अपने लिए है ही नहीं, तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, पीएचडी वीएचडी वाला तो अपने केस में है ही नहीं, तो ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, बीएससी या बीटेक या डीएनएस के लिए नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, IMUCT एंड एडमिशन मैकेनिज्म इन IMU कैंपस। IMUCT, अब देखो इस चीज को समझना, ये क्या बोल रहे हैं कि यूजी एक्सेप्ट बीबीए, मतलब बीएससी डीएनएस और बीटेक, ये वाला केस है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी वो IMUCT की रैंक के बेसिस पे ही बनेगी। किसके लिए? IMU के जो कैंपसेस हैं उनकी बात करी जा रही है, लिस्ट क्योंकि तभी रिलीज होती है, उसके बेसिस पे ही बनेगी। स्पॉट काउंसलिंग, IMUCT की रैंक, अब यहां देखो स्टार मार्क डाल करके उन्होंने क्या दिया हुआ है, CUET का स्कोर भी लिया जा सकता है। ये कब? जब कोई सीट बची ही नहीं होगी, सॉरी कोई सीट बच रही होगी और उनको भरना होगा, तो IMUCT वाले बच्चों को ले सकते हैं, या फिर लेकिन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? स्टार मार्क इसीलिए लगाया है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? IMUCT वालों की रैंक वालों को दिया जाएगा, ठीक है। जो बच्चा IMU कैंपस में जाएंगे उनकी बात हो रही है यहां पे, ठीक है। बाकी MBA MTech से अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये वो स्टार मार्क लगाया था ना, मैंने पहले ही बता दिया किस चीज के लिए लगाया था उन्होंने। IMUCT फॉर यूजी टेक्निकल प्रोग्राम, मतलब BSc BTech, उनके लिए 200 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन है, ये अपने वाले का ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सिलेबस क्या है? इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब वही पुराना वाला ही है। 12th ग्रेड /+2 लेवल /इंटरमीडिएट /इक्विवेलेंट लेवल, इसमें बहुत लोगों को लगता है केवल 12th क्लास का सिलेबस आएगा, हर बार ये यही लिखते हैं, आता 11th और 12th दोनों है, ठीक है। ये अपने मतलब का था, इसी की बात कर रहे थे, बाकी MBA प्रोग्राम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम आगे आते हैं। फर्स्ट 3 IMUCTs as mentioned above are scheduled to be conducted at the same time on the same date, ये तीनों IMUCT, ठीक है। एडमिशन प्रोस्पेक्टस फॉर रिसर्च प्रोग्राम विल बी सेपरेटली पब्लिश्ड इन IMU वेबसाइट, हमें रिसर्च प्रोग्राम से भी कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ एडमिशन टू DNS Feb 2026, जो दूसरा बैच आता है फेब का, जो अब आएगा 2026 में, आर रिक्वायर्ड टू टेक द CET, मतलब कि ये जो IMUCT आने वाला है ये देना उनके लिए कंपलसरी है। क्या लिखा हुआ है? सिंस देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट CET फॉर फेब बैच, पहले हुआ करते थे फेब बैच के लिए सेपरेट CET, अब नहीं होगा, इसी CET के बेस पे तब भी रैंक दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला IMUCT क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या, यही IMUCT हो रहा है अब, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अगस्त बैच भी मिलेगा, और इसी के बेसिस पे जो बचे हुए बच्चे होंगे उनको फेब बैच भी मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, वही अपना सेम जैसे पहले था। Candidates desirous of taking admission to IME programs through any other eligible course or through IMUCT ranks of year 2024 need not register IMUCT 2025 पोर्टल। इस बात को समझना, ये इन्होंने पिछले साल बोला था कि जैसे 2024 में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो इस रैंक को आप 1 साल तक यूज कर सकते हो, ये पिछले साल इन्होंने बोला था। तो अगर कोई बहुत अच्छी रैंक वाला बच्चा होगा तो उसके लिए ये लिखा गया है कि अगर आपकी अच्छी रैंक थी, आप उसके बेस में जा रहे हो तो फिर आपको ये रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। However, candidates are to note that IMUCT 2025 will have preference. प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? इसी को दी जाएगी पहले, उनको प्रेफरेंस पहले नहीं दी जाएगी। अच्छा, IMU reserves the right to change the distribution types, level of difficulty, पेपर में जो भी कुछ होगा ये सारे के सारे राइट उनके पास रिजर्व है। हम हर बार ये नहीं बोल सकते कि पेपर आसान ही आएगा,
कभी पेपर डिफिकल्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आईएमयू के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उन्होंने पहले ही डाल दिया। रैंक सर्टिफिकेट इशू करने के बारे में उन्होंने बता दिया है कि आफ्टर कंडक्ट ऑफ आईएमयूसीटी आईएमयू विल इशू रैंक सर्टिफिकेट टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन आईएमयूसीटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर एडमिशन टू कोर्स ऑफ आईएमयू एंड इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट एंड नॉन, मतलब किसी में भी जा रहे हो सबके लिए रैंक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। रैंक सर्टिफिकेट इज आल्सो एसेंशियल टू टेक एडमिशन इन द डीजीएस अप्रूव्ड एमटीआईज, कहीं पे भी जा रहे हो वहां पे सब जगह पर जरूरत होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आईएमयू रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन सेंटर बेस्ड और proctored मोड और अडॉप्ट एनी अदर सुटेबल अल्टरनेटिव स्कीम इन लीव ऑफ सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू इश्यू द रैंक सर्टिफिकेट एडमिशन। जैसे क्या हुआ था 2-3 साल पहले जब कोविड आ गया था, तो पहले इन्होंने बोला कि हाँ आईएमयू होगा, अब वो कोविड की जो सेकेंड वेव थी आ गई, तो इन्होंने फिर उसको थोड़ा और डिले किया, फिर थोड़ा और डिले किया, फिर उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। तो रैंक सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे, तो फिर बोला कि जो तुम्हारे 12th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे इशू होंगे उस पॉइंट के, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत भसड़ सी मच गई थी। पहले ये लोग ये चीज नहीं डालते थे, जो प्रोस्पेक्टस में अब आ गया ना, पहले नहीं डलता था, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट भी डाल दिया है। ठीक है, अब for admission of IMU affiliated institute, the admission procedure of that institute is to be followed after qualifying। वो तो क्लियर सी बात है कि IMU सीटी की रैंक आने के बाद ही आपको सब कुछ फॉलो करना है। ये वाली रैंक फैब के लिए मैंने बता दिया, कोई सेपरेट सीटी नहीं होगा, ये भी मैंने बता दिया। अब देखो IMU सीटीज आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कोई मुझे बोल रहा था कि सर इस बार आईएमयूसीटी ऑनलाइन होने वाला है, कोई एक यूट्यूब पे कमेंट डाल रहा था कि सर इस बार आईएमयूसीटी ऑनलाइन होने वाला है। हर बार ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको, वहां पे होगा। एक चीज और ध्यान से सुन लेना, फिर से मैं बता रहा हूं सभी लोगों को, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, सेंटर आपको उसने बता ही दिए हैं, ये सारे के सारे सेंटर, पूरी एक लिस्ट दे दी है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे घर के पास पड़ेगा, मेरे घर के पास पड़ेगा, लिस्ट देखो और फिर देखो तुम्हारे घर के पास कौन सी जगह पड़ रही है, वहीं पड़ेगा। 3 सेंटर भरने पड़ते हैं, तो अपने हिसाब से भर लेना कि जो जो पास पढ़ रहे हो वो 3 भर लेना। यहाँ पे जहां पे सेंटर पे जाओगे, चीटिंग के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं, पहले ही मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। क्या होता था पहले, लोग जाकर के कुछ जुगाड़ लगाते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठ गए चीटिंग कर रहे हैं। अब जितने भी सेंटर ये बन रहे हैं, इन सब जगहों पे कैमरे लगते हैं, और अगर आपने बाई चांस चीटिंग करी और आप पकड़े गए, तो आजकल सोशल मीडिया वाला टाइम है, ये सारी चीजें 1 सेकंड में हवा हो जाती है, सबको पता लग जाता है, और फिर उसके बाद तुम आईएमयूसीटी दे भी नहीं पाओगे। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। नहीं तो वो सब करते ना, अपनी जगह किसी और को भेज दिया, कोई और जाकर के टेस्ट कराया। अब ये सब नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टेस्ट देने से पहले थंबप्रिंट तो लेते होंगे ना? हाँ, सब कुछ लेते हैं भाई। थंबप्रिंट तो नहीं लेते, लेकिन तुम्हारा फेशियल रिकॉग्निशन तो उनके पास रहेगा ही रहेगा ना, तुम्हारा आधार कार्ड रहेगा, तुम्हारा बायोमेट्रिक रहेगा। लिए थे लास्ट ईयर ना। तो अब ये इतने सारे सेंटर हैं, आप आराम से सेंटर देख लो सारे के सारे। सर ये जो डेट है वो टेंटेटिव है कि कंफर्म है? कंफर्म है, अभी तो कंफर्म है, लेकिन आईएमयू के पास सारे के सारे राइट्स हैं, अगर वो बदलना चाहेंगे तो वो बदल भी सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने टेंटेटिव नहीं, कंफर्म ही डेट डाली है, लेकिन एक बार और भी डाला था, तब उन्होंने चेंज कर दिया था। मई में आज तक हुआ नहीं है, एक बार और डाला था मई में, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो ये पूरी लिस्ट आपके पास आ गई है, यही मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा था। अभी देखते हैं और क्या क्या है। अब ये है देखो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इनके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है। हाँ, अब जैसे ये है इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स वाला केस आ जाता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स दैट इज those who have secured less than 60 marks overall in PCM in class 12th examination and had taken the examination again in order to improve their marks and secure more than 60% and or compartment, ठीक है वही सेम ही है। those who had failed in one or more subjects in class 12th examination and appeared for the examination again and passed, subject to the condition that such improvement compartmental candidate should have reappeared in the examination conducted सेम बोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बस, सेम बोर्ड। क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, मान लो आपने पेपर दिया, आप फेल हो गए, आपके नंबर कम आए, तो दोबारा जब आप एग्जाम दोगे इंप्रूवमेंट का, तो सीबीएसई से ही दोगे। ये मत करना कि सीबीएसई में पहले दिया था, इस बार यूपी बोर्ड में देकर के नंबर अच्छे लेकर के हम चले आए,
ठीक है, पहले ये सब जुगाड़ लग जाते थे। अभी क्या होता है, तुम लोग के आधार कार्ड वहां पे जाते हैं, तो अगर कोई आधार से चेक करेगा तो सब पता लग जाएगा, और एक बार पता लग गया तो तुम फंस जाओगे। तो इसलिए इन सब पंगों में मत पड़ना, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड द बोर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम CBSE टू NIOS, आर नॉट एलिजिबल। समझ में आ गई बात? ये इस बार इन्होंने अलग से इंक्लूड किया है ये चीज, पहले ये नहीं था, ये इस साल इन्होंने अलग से इंक्लूड किया है। 10 से 12 में नहीं, वो 12th की बात कर रहा है। हाँ, उसमें भी कोई पंगा नहीं है। अगर वो क्या बोल रहा है, पॉइंट देखो क्या है, वो क्या बोल रहा है कि आपने पहले PCM से दिया है, तब मार्क्स कम आए, अब आप दोबारा दे रहे हो PCM से, तो सेम बोर्ड से दो। हाँ हाँ, तो नहीं जाएगा, वही तो बोल रहा है ये क्लियरली लिखा है, ये इस बार का पॉइंट है। हाँ, स्टेट बोर्ड टू स्टेट बोर्ड चलेगा, सेम बोर्ड लिखा हुआ है, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये इस बार का पॉइंट है। ये लास्ट ईयर तक इन्होंने मेंशन नहीं किया था, ये इस बार का पॉइंट है, ध्यान से समझ लो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सुनो, नोट 4, पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और करस्पॉन्डेंस कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड। जो पार्ट टाइम कोर्सेज या कहीं इधर उधर की जुगाड़ वाली यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, वो सब भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, जो पैरेलल में यूनिवर्सिटी में नाम चल रहा होगा, नहीं, वो नहीं। अरे कहने का मतलब ये है, जैसे कुछ लोग 12th ही कर लेते हैं ना, पहले फर्जी बोर्ड चल जाते थे ना, इधर उधर का ओपन बोर्ड, बिहार का ओपन बोर्ड बना लिया किसी ने और वहां से करवा लिया काम, और फिर उसके बाद एक ना पेपर दिया ना कुछ दिया, पहले सब फर्जी काम बहुत हो जाते थे, तो वो सब नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए अगर कोई ओपन बोर्ड से है या कोई किसी भी ऐसी सिचुएशन में है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, IMU को मेल करो सबसे पहले, कॉल नहीं, पहला काम है मेल, क्योंकि मेल को ही ऑफिशियली कंसीडर किया जाता है। जब वो आपकी मेल पे कुछ रिस्पांस करेंगे, उसको ऑफिशियली कंसीडर किया जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, मेल करना है कि मेरी ये सिचुएशन है। कल मेरे पास जैसे एक बच्चे का फोन आ रहा था, शायद उसके पेरेंट्स थे, तो बोल रहे हैं कि सर वो NIOS पता नहीं कौन सी जगह बता रहे थे, त्रिपुरा बता रहे थे या कुछ तो बता रहे थे कि NIOS, तो क्या ये कंसिडर किया जाएगा? तो मैंने कहा भाई ये तो मैंने सुना नहीं है, NIOS तो एक ही होता है, अब अलग अलग स्टेट के NIOS तो होते नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है, कंफ्यूजन है, तो आप सीधा सीधा IMU को मेल करो। अगर IMU बोल देगा कि हाँ आपको कंसिडर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, दैट इज इट। और ये वाला पॉइंट तो लास्ट ईयर नहीं था, ये जो पॉइंट है ना, ये लास्ट ईयर नहीं था, ये इस बार हुआ है। और लास्ट ईयर बल्कि उन्होंने एक बच्चे को, क्योंकि एक स्पेशल केस इसलिए मुझे पता है कि एक बच्चा सिर्फ इसी के बेसिस पे बैठा हुआ है अभी, वो महाराष्ट्र बोर्ड का था, फिर वो NIOS में स्विच किया, उसने मेल भी किया था उस टाइम पे, और उसको बोला भी था उन्होंने, कोई जो भी होगा, मतलब वो ऑफिशियल तो खैर क्या ही होगा, वो जो बंदा वो मेल हैंडल करता होगा, उस समय जो रूल होंगे वो उसने बता दिए होंगे। लेकिन अभी के प्रोस्पेक्टस में ये रूल आ गया है, तो जो भी बच्चा ऐसा होगा ना कि महाराष्ट्र बोर्ड से NIOS गया, CBSE बोर्ड से NIOS गया, उसको नहीं कंसिडर करने वाले 12th में। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नोट 5, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th and 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये भी है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड वाला होना चाहिए। नोट 6, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स, all courses where 10+2 is required qualification for entering into the any UG course, though the student who would have appeared in 10+2 board, intermediate or equivalent exams and awaiting result may also apply। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है कि चाहे वो awaiting हो या जिसने क्लियर कर लिया हो, वो दोनों लोग ही दे सकते हैं इसको। Equivalent means any recognized board, 10+2 diploma after 10th are not considered to be, ये इंपॉर्टेंट देखो, डिप्लोमा आफ्टर 10th इसको इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ये कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, PCM होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई जगह पर उसको 12th बोलते हैं, कई जगह पर उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग +2 ही लेवल लेकर के चल रहे हैं।
सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये, हालांकि ये तो काम मैं भी करते ही रहूंगा और ये सब बताते भी रहूंगा, लेकिन तुम लोगों का भी एज अ स्टूडेंट क्या फर्ज बनता है अपने करियर के लिए कि IMU-CT की वेबसाइट टाइम एंड टाइम जाकर के चेक करते रहा करो कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है। अब उन्होंने 1 मार्च से बताया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। मार्च तो अपना काफी सारा पहले ही निकल गया है, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 2 मई। तो मैंने सबसे पहले बोला था ना कि एकदम भड़बड़ाना मत कि अरे फॉर्म आ गया आज ही के आज भर डालते हैं, नहीं, आराम से पहले पूरा प्रोस्पेक्टस देखो, अच्छी तरीके से समझो, और फिर 2 दिन के बाद भी भरोगे तो भी चलेगा। और कई लोग इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि मैं तो एकदम आखिरी में ही भरूंगा 2 तारीख को। पिछले साल थे ऐसे कलाकार कि मैं एकदम लास्ट में भरूंगा, लास्ट में भरूंगा, लास्ट में यहां पे इंटरनेट चला गया। अब झींक रहे हैं कि अरे सर अब तो बताओ, मेरा तो यही नहीं हो पाया, मेरा तो वो नहीं। तो ये दोनों ही बेवकूफियां हैं, इनके चक्करों में मत पड़ना। चाहे कोई भी फॉर्म आए, लास्ट डेट के लिए वेट करना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, IMU-CT की डेट आ गई है 24 मई की, कोई टेंटेटिव वेंटेटिव नहीं है, फिक्स है। अब बाई चांस अगर उनको बदलना होगा तो बदलेंगे, नहीं तो ये अभी से यही फिक्स मान करके चलोगे, यही है फिक्स। और 1 अगस्त, बस 1 अगस्त से स्टार्ट होता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम, वो है। सारे इवेंट आपके पास आ चुके हैं। BBA प्रोग्राम से हमें लेना नहीं है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, जब हमारे, देखो अपने पास इतना टाइम होता है IMU-CT देने के बाद, रैंक आने के बाद बहुत टाइम होता है। 1 हफ्ते का टाइम इज मोर देन इनफ। 1 हफ्ते में तो मैं 5-7 वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे ये करी जाएगी, काउंसलिंग कैसे करी जाएगी, कैसे सीट अलॉटमेंट होगा, कितना पैसा देना है, कितना वापस मिलेगा, सब समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर हमें माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है।